Hello students. So today we are going to discuss about cell, fundamental unit of cell. This is the topic of 9th class for chapter 5th. बायो के अंदर तो ये फर्स्ट चैप्टर है इन 9th क्लास. सो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेल होता क्या है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है 8th क्लास में सेल के बारे में कुछ ब्रीफ, बट इस क्लास के अंदर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे. इसकी डिस्कवरी किसने की, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैसे देखा गया, कैसे इसको ऑब्जर्व किया गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट का नाम आता है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक. सो इसने जो है सबसे पहले इसको सेल को डिस्कवर किया. ओके, यहाँ पे सी हटा देना है इसको. अब इसने सेल को कैसे देखा, जो बार्क ऑफ द ट्री होती है उसके अंदर इसने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया. ठीक है, सेल को हनी कॉम्ब की तरह जो है सेल जो है अपीयर हुआ जब इसने खुद के हिसाब से जो माइक्रोस्कोप बनाई थी खुद के अकॉर्डिंग, उसके अंदर इसने देखा उसको. ठीक है, इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा था और क्या था सेल के अंदर, इसने कैसे क्या ऑब्जर्व किया. इसने ये किया 1665 में. ओके, अब स्ट्रक्चर क्या था जो इसने बार्क ऑफ ट्री में देखा, जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक के अंदर भी देख सकते हैं. स्ट्रक्चर जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं. स्ट्रक्चर ऐसे जो है कंपार्टमेंट थे, जो ईंट होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, उनकी तरह हम कह सकते हैं कंपार्टमेंट थे. यहाँ पर बहुत सारा कुछ मटेरियल था, बीच में जो है न्यूक्लियस अपीयर हुआ, बीच में डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखा गया सभी में. so like this हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो जब इसने मैन मेड जो माइक्रोस्कोप था उसके अंदर देखा, तो जो बार्क ऑफ ट्री है, जो छाल है ट्री की, उसके अंदर इसने हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा. हनीकॉम्ब, ठीक है. तो क्योंकि हनीकॉम्ब के अंदर हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखते हैं, तो अब ये जो कंपार्टमेंट ये दिख रहे हैं लाइक ए लिटिल रूम, लाइक ए लिटिल रूम, इसी को इसने नाम दे दिया क्या, सेल. और सेल जो है, सेल ये एक सेल है, लिटिल रूम. ठीक है, लिटिल. ये लैटिन जो लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया. ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. अब इसके अंदर साइंस के अंदर इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जब 1665 में इसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, अब इसने अब जैसे हम भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. हम जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हम ऑनियन जो पिल है वो ले सकते हैं. ऑनियन पिल के अंदर हम अगर लेंगे, ऑनियन पिल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर अगर हम फोर्सेप के से उसको हटाएंगे, जो चिमटे की हेल्प से बिल्कुल पतली सी, उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर को हटाएंगे और स्लाइड पर रख लेंगे, उसको जेंटली मतलब ठीक से रख लेंगे और उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन डालेंगे, या तो आयोडीन सॉल्यूशन वगैरह डाल सकते हैं हम, और सैफरनिन सॉल्यूशन होता है उसको डाल सकते हैं, सैफरनिन सॉल्यूशन. अब ये सॉल्यूशन क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जो सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं वो स्टेबल नहीं है, मूवमेंट में होते हैं, लेकिन वो डालने के बाद में वो सारे पार्ट्स जो हैं सेल के अंदर के जितने भी उसके पार्ट है वो स्टेबल हो जाएंगे और हम उसको
अच्छे से प्रॉपरली उसको सीन कर पाएंगे। ठीक है। या फिर जो है इसको पलटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थिन हेयर कैमल हेयर जो पेंट ब्रश आती हैं उसके हेल्प से भी हम उसको जो है ठीक से पलट सकते हैं, उसको अपसाइड डाउन कर सकते हैं। और इसके अंदर हम अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देगा सेल का। ठीक है ना। अब ये तो पूरा पूरा एक मतलब टिश्यू है, बट ये सिंगल सिंगल जो दिख रहा है आपको ये जो है सेल है। ये जो बीच में दिख रहा है ये है न्यूक्लियस, और बाद में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में पूरा बड़ा स्ट्रक्चर बना के। दीज आर द ऑर्गेनलीज ऑफ द सेल। ठीक है। इन द सेंटर देयर इज ए न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है पूरे सेल को। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। अब आगे आगे अकॉर्डिंग टू द टाइम ये और आगे डिस्कवरी हुई, और इसके जो अंदर के पार्ट्स हैं जैसे न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इन सभी को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया विद द टाइमिंग। ओके। देन व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर कैसे हैं, क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, हर कोई क्या है आपस में सिमिलर है। ठीक है। एंड ऑनियन बल्ब के लोगे आप तो उस आपको वे भी इसी टाइप से दिखाई देंगे, और इनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप जो है आपको एक जैसी मिलेगी। ठीक है। वैसे शेप भी कोई बिल्कुल वो नहीं है कि आपको फिक्स शेप हो, बस मेनली जो है एक कंपार्टमेंट की तरह आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है। छोटे छोटे रूम की तरह। अब आते हैं इनकी अलग अलग डिस्कवरी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो डिस्कवरी, अब ये तो सेल की डिस्कवरी। आगे समय के साथ में विद द टाइमिंग लुईन हुक एक साइंटिस्ट आता है, लुईन हुक। इसने डिस्कवर किया किसके अंदर, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के अंदर इसने डिस्कवर किया वाटर, जो पॉन्ड वाटर ये जो लिविंग सेल्स हैं। ठीक है ना। लुईन हुक ने क्या डिस्कवर किया, जो लिविंग सेल्स इन वाटर बॉडी के अंदर इसने सबसे पहले डिस्कवर किया फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हमारे पास आता है रॉबर्ट ब्राउन, इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस को इसने डिस्कवर किया। देन पुकेंजी ने क्या किया, पुकेंजी ने कब किया डिस्कवरी, इसने कब किया, इसने किया 1831 में। इसने कब किया 1674 में। देन इसने कब किया, पुकेंजी ने डिस्कवर 1839 में। और क्या डिस्कवर किया है, प्रोटोप्लाज्म। Okay, these are the important discoveries about the cell and its components, and some of them सेल थ्योरी जो दोनों के ऊपर अप्लाई हुई, किस पर, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। ओके। तो ये क्या थी, प्लांट और दो बायोलॉजिस्ट थे, कौन कौन, फर्स्ट तो आ जाएगा आपका सैक्वान स्केल्टन, 1838 में। देन
अगेन 7/1839। ठीक है, इन दोनों बायोलॉजिस्ट ने जो है सेल थ्योरी दी, वही सेल के अंदर क्या है कैसे है इसको इसमें इन्होंने बताया। फिर एक बार दोबारा से विर्चो अगेन जो है डिस्कवर किया, सॉरी एक्सप्लेन किया कि किसने, विर्चो ने 1855 सेल थ्योरी के बारे में डिस्कवरी दी। और ये बताया, इसने बताया डिस्कवरी अबाउट प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल, मतलब पहले से ही पुराने समय से ही एग्जिस्ट करते आ रहे हैं सेल के बारे में, उसके बारे में बताया। अच्छा, एक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1940 में। ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नाउ गोइंग टू फर्दर अबाउट द सेल, सेल के बारे में और आगे पढ़ते हैं एक बार। जो इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो इसने आगे लीड किया डिस्कवरीज को, और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी फिर हुई, उसके बारे में बहुत अब आगे पढ़ेंगे हम। जैसे जो सिंगल सेल भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे हम हैं, वी आर द एनिमल्स, हमारे अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल एग्जिस्ट करते हैं। तो सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, बॉडी बनती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रोसेस है। सेल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, देन टिश्यू ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी। ठीक है, अब सेल जो है, सिंगल सेल भी एक खुद अपने आप में एक बॉडी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे सेल ही चाहिए, पूरा सिस्टम ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अमीबा आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज़ द सिंगल सेल बॉडी। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है अपने आप में, सिंगल एक ही सेल है इसके अंदर कोई टिश्यू नहीं, कोई ऑर्गन नहीं, सारे काम सिंगल सेल से हो जाते हैं, न्यूट्रिशन, इंजेक्शन, एक्सक्रीशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, सब इसी से हो जाता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लेमाइडोनस, पैरामेशियम, बैक्टीरियाज, these are all single cell body, they can survive within single cell। so अब जैसे इसी के बेस पर बॉडी आती हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ये हुए जिनके पास सिंगल सेल है, और मल्टीसेलुलर जैसे हम है। ठीक है, अब जैसे सेल भी, क्या सारे सेल एक ही टाइप के होते हैं, क्या सभी सेल एक ही टाइप का फंक्शन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल प्रेजेंट हैं। नर्व सेल है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है,
और फैट सेल हैं, ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स हैं, स्मूथ सेल्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म सेल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हर सेल का जो डिवीज़न है कैसे किया गया है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनकी शेप के अकॉर्डिंग उनको हमने स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में पुट किया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखते हैं आगे। अब शेप और साइज के अकॉर्डिंग जो है मैंने बताया, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर सकते हैं सर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर करते हैं। अब आता है सेल जो है किससे बने होते हैं। सेल के अंदर मैं आपको रफ स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे लेट अस कंसीडर दिस इज ए सेल, इन द सेंट्रल पार्ट देयर इज एक डेंस बॉडी which is called nucleus. This is the outer layer of the cell. It is also called plasma membrane. This is also called cell membrane. Okay, cell membrane, and there is a liquid between the plasma membrane and the nucleus. This liquid called cytoplasm. So there are three main components of the cell: plasma membrane, which is also called cell membrane, nucleus in the center of the cell, and there is a cytoplasm between the nucleus and plasma membrane. So basically हम इन तीनों के बारे में ही इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना क्या है, मतलब इसका सिस्टम, उसके बारे में हम देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सराउंडिंग के साथ में अंदर इनसाइड मटेरियल को कनेक्ट करती है। इस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बाय विच सम मटेरियल कैन एंटर एंड आउट द सेल, ठीक है। तो मतलब इसके थ्रू जो है कोई भी मटेरियल जो इम्पोर्टेंट वो अंदर आ सकता है, जो वेस्टेज है वो बाहर जा सकता है। तो ये इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टेड मटेरियल को ही इनसाइड एंड आउटसाइड पास करवाती है, ठीक है। सो ये भी इसका अच्छा एक फायदा है। ये दूसरी बात फ्लेक्सिबल होती है। सो हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही ये किसी भी शेप में आ सकती है। जैसे अमीबा है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, देयर इज नो डिफाइनेड शेप ऑफ द अमीबा बिकॉज देयर इज ए फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा, ठीक है। तो मेनली ये बेसिक मेनली जो सिलेक्टिव मटेरियल हैं उनको इनसाइड एंड आउटसाइड करते हैं। अब हमने एक प्रोसेस पढ़ा था डिफ्यूजन, जो हम प्रीवियस लेसन जब हमने कवर किया था, फर्स्ट लेसन ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने कवर किया था, उसके अंदर प्रोसेस पढ़ा था। सो डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है, व्हेन ए सब्सटेंस गोइंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जा रही है तो उसको हम डिफ्यूजन कह देते हैं। अब कंसीडर करते हैं, मान लो सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा हो जाए
और सेल के अंदर एंटर करने लग जाए अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वाटर की डाइल्यूशन ज़्यादा है, पिघला हुआ पानी ज़्यादा है, वो अंदर जा रहा है। लेकिन अगर इनसाइड द सेल वाटर जो है एक्सेस में हो जाए और बाहर सराउंडिंग में वाटर कम है, तो पानी जो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है? डिफ्यूजन है। अब जरूरी नहीं है कि डिफ्यूजन हम वाटर के लिए बोल रहे हैं, इससे गैसेस भी हो सकती है। जैसे प्लांट सेल जो है CO2 को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और जब उनको नीड नहीं होती तो उसको बाहर भी दे देते हैं, ठीक है। और अदर गैसेस वगैरह हैं। तो जो डिफ्यूजन है वो तो सभी मटेरियल के लिए वर्ड यूज होता है, बट अगर ओनली हम वाटर के लिए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, यानी इस लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ओस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, ओस्मोसिस किसको रिप्रेजेंट करता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई या हायर concentration to lower concentration। ओके, सो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में ये डिफरेंस है कि जब ओनली वाटर के बारे में बात की जा रही मूवमेंट की, तो हम बोलेंगे वी कॉल इट ऑस्मोसिस। बट डिफ्यूजन जो है गैसेस में भी काम आ सकती है, किसी और मटेरियल में भी, जो नेम है ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड प्रॉपरली। अब सेल के अंदर और बाहर 3 कंडीशन आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटोनिक। व्हाट इज मीन बाय हाइपोटोनिक? हाइपोटोनिक रिप्रेजेंट करता है एंडोओस्मोसिस को। Then this is the first, then second isotonic। Isotonic means no movement of water, ठीक है, या no change। then आता है hypertonic। हाइपरटोनिक ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सोओस्मोसिस। अब देखो यहाँ पर वर्ड आ रहा है एक्सो, यहाँ पर वर्ड आ रहा है एंडो, ठीक है, और यहाँ पर वर्ड आ रहा है सॉरी इसके अंदर तो नो चेंज आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। जब सेल है कोई, सेल के आउटसाइड वाटर ज़्यादा है तो इनसाइड आने लगेगा, तो उस टाइम पे आप कहेंगे इसको हाइपोटोनिक। बिकॉज इनसाइड वाटर आएगा तो ये सेल जो स्वेल हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, ठीक है, सेल विल बी स्वेल अप, ठीक है। इस कंडीशन में सेल क्या हो जाएगी? स्वेल अप। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब आइसो के अंदर मतलब क्या है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही, यानी कि वाटर जितना इनसाइड हो रहा है उतना ही आउटसाइड हो रहा है, यानी कोई नो चेंज। यहाँ पर ना ही स्वेल होगी ना ही श्रिंक होगी।
बट इस कंडीशन में जो है जो श्रिंक हो जाएगी, ठीक है ना, सेल जो है श्रिंक हो जाएगी, पतली हो जाएगी। क्यों? पानी इनसाइड से जो है आउटसाइड जाएगा, ठीक है, यानी सेल जो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। अब ये हम कैसे बताएं? हम एक्टिविटी कर सकते हैं कुछ, जैसे हम रेजिन्स ले सकते हैं, जो किशमिश होती हैं। किशमिश को हम अगर सिंपल वाटर में डाल दें, ठीक है, और जैसे रेजिन को लेंगे ना, सिंपल वाटर या एप्रिकॉट ले लेंगे हम, एप्रिकॉट ले लेंगे हम, ठीक है। तो वाटर सिंपल के अंदर डाल देंगे तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे वो स्वेल अप हो गई, बट आप दोबारा उसको निकालिए, वो तो हो गया प्रोसेस हाइपोटोनिक। लेकिन वाटर से निकालेंगे और आप उसको सोल्ट वाले सॉल्यूशन में डाल दीजिए या शुगर वाले सॉल्यूशन में डाल दीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर चीनी वगैरह हो पानी के अंदर, तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद में वो भी श्रिंक हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो जो सराउंडिंग वाटर था वो ज़्यादा डाइल्यूट था, तो इसी वजह से जो है वो स्वेल हो गई। बट बाद में जो है बाहर की कंसंट्रेशन कम हो गई और इनसाइड द जो है वाटर डाइल्यूट ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने पहले उसको स्वेल करवा दिया, फिर वो बाहर आ गया। तो ये जो प्रोसेस है हम इन एक्टिविटीज से समझ सकते हैं, ठीक है। देन अब जो ये मूवमेंट है ओस्मोसिस, इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। वो क्या? यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ओस्मोसिस, यानी कि जो फ्रेश वाटर के अंदर यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो वाटर इनसाइड और आउटसाइड करते हैं इसी प्रोसेस से खुद की बॉडी के अंदर। यानी कि ये भी एक जो ऑर्गेनिज्म, ये हम सेल पढ़ रहे हैं, सेल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि जो प्लांट की रूट होती हैं, प्लांट की जो जड़ें होती हैं, वो जमीन से पानी कैसे लेती हैं? इसी प्रोसेस से लेती हैं। यानी कि प्लांट के अंदर वाटर कम हो गया तो जो सराउंडिंग जमीन में पानी अगर है तो अपने आप ही ऑस्मोसिस की प्रोसेस से यानी हाई कंसंट्रेशन से अंदर की तरफ आ जाएगा, बिकॉज इनसाइड देयर इज ए लो कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद में जो बताया कि भाई डिफ्यूजन जो है हमारा इम्पोर्टेंट मतलब प्रोसेस है जिससे गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है इनसाइड द आउटसाइड। जैसे प्लांट जो है एनवायरनमेंट से गैसेस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, जो सेल्स होती हैं लीव्स के ऊपर उनके थ्रू। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिपिड्स एंड, ये जो है किससे मिलकर बनी है? इसको हम बोल सकते हैं मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यानी कि ये मेनली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है, ठीक है। और हम इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही स्टडी कर सकते हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो एमीबा है वो फ्लेक्सिबल है, तो उसकी जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जो है फ्लेक्सिबल है, इसी वजह से वो कोई भी शेप ले लेता है ऐसी वैसी। जैसे एमीबा के बारे में हमने पढ़ रखा है, एमीबा की कोई भी शेप हो सकती है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो कोई भी शेप ले सकता है। तो फूड को लेने के लिए मान लो यहाँ पर फूड है तो इसकी तरफ आएगा, या फिर आप लगा लो यहाँ पर कोई फूड है तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? ये देखो ये क्या कर देगा, ये अपनी शेप चेंज कर देगा और फूड को यहाँ ले आएगा। देखो इसने कैसी शेप बना ली, ये बीच में इसका न्यूक्लियस है, ये फूड है, कोई फूड हो गया। तो ऐसे करते करते ये इसको ऐसे तो कर लिया, इसको ऐसे करते करते पूरा अंदर ले लेगा अपने अंदर। तो क्या है ये अपनी शेप कैसे चेंज कर रहा है? बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये जो अपना फूड है जो इनसाइड एंड आउटसाइड जो वेस्टेज कर सकता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ये जो प्रोसेस चल रही है इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं हम, इसको
साइटोसिस। तो ये रिमेंबर रखिए, द अमीबा derive its food by the process of endocytosis because there is a flexibility in the plasma membrane। अब एक चीज आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो प्लांट सेल में एक्सेस में मेनली होती हैं, सेल वॉल। सेल वॉल ये कुछ बैक्टीरियाज एंड प्लांट्स के सेल में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल आप ऐसे बोल सकते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल में नहीं होती है। अब इसका फंक्शन क्या है, जैसे मान लो ये मैंने सेल बना दी, बीच में न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर जीन्स वगैरह, यहाँ पे वो साइटोप्लाज्म हो गया, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके आउटसाइड एक और लेयर होती है, रिजिड होती है, रिजिड, इसी को आप बोल देंगे सेल वॉल। और ये क्या है, इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ओके। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि जब सेल श्रिंक होता है तो ये अपनी जो शेप है वो मेंटेन रखती है, और तो इसका मतलब ये कैसी है, रिजिड है, देयर इज नो चेंज ऑफ इट्स। ओके, तो इसका जो चेंज है वो नहीं होता, इसकी शेप के अंदर कोई चेंज नहीं होता। ये किससे मिलकर बनी होती हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है जो प्रोटीन का मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है ये, ठीक है। और जो आपने पढ़ा भी कि प्रीवियस क्लास में, इसको सिर्फ जो एनिमल्स हैं यानी कि जो कैटल्स वगैरह वो ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब एक प्रोसेस आता है प्लाज्मोलाइसिस। अगर मान लो सेल का सारा पानी बाहर निकल गया, एक सेल है, ये उसकी सेल वॉल है, अंदर की सेल ऐसे हो जाएगी, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल, दिस इज सेल वॉल। तो हमने पढ़ा है कि सेल वॉल तो अपनी शेप चेंज नहीं करेगी, ये ऐसी तो ऐसी रहेगी, लेकिन इसका वाटर तो सारा निकल गया। तो ये जो अपना इसने वाटर लॉस कर दिया और इसने अपनी शेप को मेंटेन कर रखा है, तो जो ये प्रोसेस हुआ है इसी को आप प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। मीन्स यानी कि सेल जो है आपका ये सेल वॉल से जो है दूर हो गया, तो इसी को आप प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। डेफिनेशन आपकी बुक में अच्छे से दे रखे, रिफ्रेशर वगैरह में आप उसके अंदर देख लीजिएगा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब जो सेल वॉल में बताया आपको, ये प्लांट कुछ बैक्टीरिया फंजाई उन्हीं के अंदर होती हैं, और जगह पर नहीं होती हैं और नहीं मिलती हैं कहीं पर। और ये हेल्प करती हैं जो प्लांट सेल्स हैं उनको ज़्यादा श्रिंक होने से उनकी शेप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, बाकी जो रह गया इस लेसन का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आप कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा इस लेक्चर को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।